आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर मैं हूं मोहम्मद सैद और मैं हूं ज़फ़र और इकबाल। आज हम जिस वीडियो प्ले करने जा रहे हैं इस वीडियो का टाइटल है टर्की विल सेंड सोल्जर्स टू पीओके, इंडिया बिगेस्ट चैलेंज अगेंस्ट पाकिस्तान। देखते हैं पे वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में यूरोप के और टर्की के मीडिया ने ये रिपोर्ट्स पब्लिश करनी स्टार्ट कर दी है जो मेरे हिसाब से एक बहुत ही बड़ा इशू बनेगा कल को भारत के लिए। यहाँ पर आप देख पाओगे टर्की की जो पैरामिलिट्री है SADAT, इन्होंने मीटिंग में डिस्कस किया है कि क्यों ना ये अपने फॉरेन फाइटर्स डिप्लॉय कर दे कश्मीर और फिलिस्तीन में। ये डिस्कशन बहुत ही एडवांस स्टेज पर पहुंच चुकी है और ये डिस्कशन ऐसे टाइम में हुई है जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ गए हैं टर्की में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट पर। यहाँ पे आप देख पाओगे पाकिस्तान के PM और एर्दोआन, कुछ डिफेंस डील्स थी ये यहाँ पर साइन हुई है, कुछ पुराने ऑर्डर थे पाकिस्तान के ये कंप्लीट हुए हैं और एर्दोआन ने एक बड़ी अनाउंसमेंट ये करी है कि ये एक ट्राइलैटरल ग्रुप फॉर्म करेंगे जिसमें पाकिस्तान और एजरबाईजान होगा। तो टर्की, पाकिस्तान, एजरबाईजान मिलिटरीली बहुत ज्यादा कोऑपरेट करने वाले हैं भविष्य में। नाउ ऑब्वियसली एज इंडियंस हमारा सबसे बड़ा कंसर्न ये होगा कि क्या टर्की अपने फॉरेन फाइटर्स पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भेजेगा, और अगर ऐसा करता है टर्की तो हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। आपको पता होगा कि 2023 का जो साल है भारत के लिए बहुत बड़ा होने वाला है इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड जियोपॉलिटिक्स, क्योंकि G20 समिट होस्ट करेगा भारत, क्वाड समिट होस्ट करेगा भारत और इवन SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो 2023 का समिट है ये भी होस्ट करेगा भारत। तो जो 2023 का SCO समिट है इसका थीम क्या रहने वाला है, ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन। कमेंट सेक्शन में करो क्वेश्चन अटेम्प्ट, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ पहली बात तो जान लो कि टर्की किस चालाकी से अपने फॉरेन फाइटर्स इन द फ्यूचर भेज सकता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। देखो यहाँ पे जो नाम लिखा है ना SADAT, ये टर्की के सोल्जर्स तो हैं मगर टर्की के प्राइवेट सोल्जर्स। यहाँ पे आप नोट कर पाओगे मेकिंग सेंस ऑफ सदात, टर्कीज प्राइवेट मिलिट्री कंपनी। टर्की और पाकिस्तान में आप देखोगे कि आर्मी के अलावा इनके बहुत सारे प्राइवेट ग्रुप्स रहते हैं जो कई बार आर्मी को आउटसाइड सपोर्ट करते हैं मिलिट्री ऑपरेशंस में। पाकिस्तान में ज़्यादातर जो ये ग्रुप्स हैं ये UN के अंडर आतंकवादी घोषित कर दिए जा चुके हैं, तो पाकिस्तान को काफ़ी प्रॉब्लम आती है इन ग्रुप्स को फंडिंग प्रोवाइड करने में। मगर टर्की के पास एडवांटेज ये है कि इनका जो सद्दात ग्रुप है इस पर UN ने आरोप तो बहुत लगाए हैं कि ये अत्याचार करते हैं, लोगों पर आतंकवाद फैलाते हैं, मगर ये एक ऑफिशियली UN डेजिग्नेटेड आतंकवादी संगठन नहीं है। और पर्सनली आप अगर मुझसे ओपिनियन पूछें तो ये ग्रुप बनाना टर्की की एक बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगा, एक क्लेवर स्ट्रेटजी थी, कनिंग, चालाक, जो भी आप एडजेक्टिव यूज़ करना चाहे कर सकते हैं, क्योंकि टर्की ने यह समझ लिया था कि टर्की बीइंग अ नेटो मेंबर ये डायरेक्टली अपनी मिलिट्री को बहुत सारे ऑपरेशंस में इन्वॉल्व नहीं कर पाएंगे जो मिलिट्री इनकी सरकार के अंडर आती है। तो इसलिए टर्की ने अपना पहला और अकेला प्राइवेट मिलिट्री ग्रुप बना दिया। जी हाँ, एक पूरी कंपनी है, इनके अपने सैनिक हैं, अपने हथियार हैं, ये काफ़ी बार विदेशों में जाके लड़ते हैं। आप कह लीजिए भाड़े के सोल्जर्स हो गए लिटरली। और पिछले 10 साल में मैं देख रहा था इन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए हैं फॉरेन ऑपरेशंस करके। और 2021 से मैं फॉलो कर रहा हूँ कि पहले पाकिस्तान की एयरफोर्स, फिर बाद में इनकी आर्मी। पाकिस्तान लगातार कोऑपरेशन कर रहा है और डायरेक्ट कांटेक्ट में है सद्दात के। मगर मुझे यहाँ पर एडमिट करना पड़ेगा कि मैंने उस वक्त सोचा था कि ठीक है कुछ ट्रेनिंग दे देगा सद्दात पाकिस्तान को, या फिर सद्दात के जो सोल्जर्स हैं इनके साथ कुछ जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन होगी पाकिस्तान की, मगर नहीं। मैं काफ़ी सरप्राइज हूँ यहाँ पर। मुझे उम्मीद थी नहीं कि टर्की का सद्दात डायरेक्टली यहाँ पर बात करेगा कश्मीर और फिलिस्तीन में डिप्लॉयमेंट की। अब फिलिस्तीन की जो डिप्लॉयमेंट की बात है, वैसे ये बहुत लंबे समय से टर्की उठाता आया है। फिलिस्तीन में डिप्लॉयमेंट करेंगे या नहीं करेंगे उसके बारे में मैं अभी कह नहीं सकता, मगर कश्मीर में पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, कि सद्दात कुछ अपने पैरामिलिट्री सोल्जर्स पाकिस्तान के कहने पर डिप्लॉय कर दे। और इससे एडवांटेज टर्की को ये मिलता है कि पाकिस्तान की सपोर्ट में टर्की के सोल्जर्स होंगे तो सही पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, मगर कल को इंडिया डायरेक्टली नहीं कह पाएगा कि टर्की, या फिर जो इनका नाम बदल चुका है तुर्की,
तुर्की की जो सरकार है ये डायरेक्टली इन्वॉल्व हो चुकी है कश्मीर में। तो यहाँ पे आप देख पाओगे, इसलिए टर्की काफी बार कह चुका है कि जो इनकी ये प्राइवेट डिफेंस कंसल्टेंसी कंपनी है, जी हाँ खुद को ये कहते हैं कंसल्टेंसी कंपनी, ये बन चुका है अंकारा का सबसे बड़ा सीक्रेट वेपन। अंकारा बाय द वे कैपिटल है टर्की की। अब अगला क्वेश्चन आपके माइंड में ये आएगा, मगर टर्की ऐसा क्यों करेगा? इससे ऑब्वियसली इंडिया के साथ जो इनके रिलेशन है खराब होंगे। देखिए, टर्की ने ये बात बहुत पहले डिसाइड कर ली थी कि इंडिया के साथ रिलेशंस खराब करके ये पाकिस्तान के साथ बहुत ही डीप स्ट्रेटेजिक रिलेशंस बिल्ड करेंगे। फिर बाद में मैं कहूँगा काफ़ी लेट हम लोग जागे और हमने अर्मेनिया को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। अर्मेनिया आपको पता होगा एजरबाईजान और टर्की के साथ एक देश है। अर्मेनिया के बहुत ज़्यादा खराब रिश्ते हैं दोनों के साथ, और पाकिस्तान तो ऑल टुगेदर अर्मेनिया को एज ए कंट्री मानता ही नहीं है अपनी वफादारी दिखाने के लिए टर्की और अजरबैजान को। तो इंडिया ने आप अगर देखो तो रिसेंटली बहुत सारा डिफेंस हार्डवेयर एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया अर्मेनिया को। कुछ दिन पहले मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, वहां पे बताया गया था कि जब अजरबैजान और अर्मेनिया की जंग हुई थी, इंडिया बड़े स्केल पर हथियार प्रोवाइड करने को तैयार था, मगर अर्मेनिया उस वक्त इतना बौखलाया हुआ था उस पूरी वॉर की वजह से कि हथियार एक्सेप्ट कैसे करने हैं, उनको यूज़ कैसे करना है, उसकी भी प्रॉपर प्लानिंग अर्मेनिया के पास उस वक्त थी नहीं तो इंडिया अर्मेनिया अजरबैजान वॉर में एक मेजर रोल प्ले करता। तो जैसे जैसे इंडिया का जो सपोर्ट है अर्मेनिया को ये बढ़ता रहेगा, आप देखोगे टर्की भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में अपनी इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना स्टार्ट कर देगा। उसके अलावा एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है पैनिक। हाल ही में आपने देखा होगा इंडियन आर्मी ने कैटेगोरिकली बार बार बोला है कि हम लोग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ऑपरेशन करने को तैयार हैं। जैसे ही टॉप लेवल से ऑर्डर आएंगे इंडियन आर्मी आगे मार्च करना स्टार्ट कर देगी। ऑब्वियसली पाकिस्तान जो आज के समय बहुत ज़्यादा खराब आर्थिक स्थिति में है, इंटरनली आप अगर देखो पाकिस्तान बहुत डिवाइडेड हो चुका है, इनके खुद के लोग इनकी आर्मी का सपोर्ट नहीं कर रहे, तो पाकिस्तान के लिए ऐसी स्टेटमेंट काफ़ी फ्रैटनिंग है। तो बिल्कुल पाकिस्तान की सरकार टर्की के पास गई होगी हेल्प के लिए, और टर्की ने कहा होगा डायरेक्टली तो नहीं मगर इनडायरेक्टली अपने सोल्जर्स भेज सकते हैं हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा कि इंडिया के सामने अब क्या ऑप्शन बचती है। देखिए, हमारे सामने मेरे हिसाब से एक प्रॉपर रोड मैप तैयार हो चुका है कि पाकिस्तान के साथ टर्की भी एक फ्रेंडली कंट्री नहीं रहा भारत के लिए। तो भारत एक काम ये कर सकता है कि टर्की जो अभी के लिए एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है, इंश्योर किया जाए कि टर्की एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में रहे बहुत लंबे समय तक, ताकि फाइनेंसिंग करने में ऐसे ग्रुप्स को इनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आए। दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि रशिया के साथ, जी हाँ रशिया, देखिए रशिया की इन्वॉल्वमेंट मैं कहूँगा इन द फ्यूचर बहुत बढ़ने वाली है, क्योंकि अर्मेनिया देश का बहुत ही बड़ा सिक्योरिटी प्रोवाइडर है रशिया। एक्चुअली अजरबैजान जब अटैक करा था अर्मेनिया को, तब उस वक्त बाय डिफॉल्ट रशिया को रक्षा करने के लिए आना था अर्मेनिया की, मगर सिंस आज के समय रशिया बिजी है यूक्रेन में, तो रशिया कुछ ज़रा कर नहीं पाया। तो कहीं ना कहीं इंडिया को रशिया के साथ बैठ के बात करनी होगी कि अर्मेनिया एक ऐसा देश जो आपके लिए और हमारे लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, कैसे भारत और रूस दोनों मिलकर इसकी सिक्योरिटी, इसके डिफेंस को और ज़रा स्ट्रांग कर सकते हैं। और इससे आप देखोगे वापस घूम फिर के ना पाकिस्तान बिल्कुल रशिया के अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के मामले में। और लॉन्ग टर्म में मैं आपको बता दूं एडवांटेज इंडिया के पास होगा, जो ज्यादा बड़ी वर्ल्ड पावर्स हैं वो इंडिया के पक्ष में खड़ी होंगी। तो ये अपने आप में देखिए चैलेंज तो है, बहुत ही बड़ा चैलेंज रहेगा इंडिया के सामने, बट वी हैव ऑप्शंस, और देखते हैं इन द फ्यूचर हाउ वी प्ले आउट आवर ऑप्शंस। इस पर मैं अपडेटेड वीडियोस इन द फ्यूचर लाता रहूंगा। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि एससीओ समिट 2023 का थीम क्या होगा। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए, फॉर ए सिक्योर एससीओ। यहाँ पर आप देख पाओगे ये है लोगो एससीओ समिट 2023 का, और ये है नीचे इसका थीम सिक्योर, SECURE इसका एक इसकी फुल फॉर्म भी है, सिक्योरिटी, इकोनॉमी, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रिस्पेक्ट एंड एनवायरनमेंट। तो एससीओ समिट 2023 का होगा भारत में। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे SSC, UPSC, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगी लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर UPSC, क्लिक करिए UPSC के लिंक पर, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का UPSC कोर्स। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है प्लस पर, और यहाँ पे जो भी प्राइसेस लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पे आपको कोड यूज करना है PD10, और अपने आप प्राइसेस गिरना यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड स्टार्ट सेविंग मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे
कि टर्की अपने भाई जो सोल्जर्स जो सेंड करने लगा है इधर पीओके में, लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भाई स्टेप होगा। ये बस उन्होंने भाई बोल देते हैं ना, जैसे हमारे वज़ीर आज़म साहब जाते हैं तो कोई भी स्टेटमेंट ऐसे छोड़ दी, ये वैसे छोड़ने वाली चीज़ है। ना कोई इधर सोल्जर्स आएंगे और ना ही इनके पास ये ऐसी कुछ देने के लिए कोई चीज़ है। ये बस अब कहने की बातें हैं, क्योंकि अब क्लैश ऐसे चल रहे हैं पाकिस्तान में कि एक वाद हल है वो जो कश्मीर वाला को मुद्दा उठा के अपने आप को भाई आगे वज़ीर आज़म साहब लाना चाहते हैं कि मैं वहाँ गया, मैंने डिफेंस की डीलें की, मैंने ये की वो की, लेकिन कुछ भी नहीं। हमारा डिफ़ॉल्ट जो पाकिस्तान है वो भाई 93-94 पर चला गया। तो फिर ये कौन से सोल्जर्स आएंगे जो हमें वो कश्मीर फतह करने जा रहे हैं। बस ये कहने की बातें हैं, और मुझे इस न्यूज़ पर कोई बिलीव नहीं है कि भाई अब गया वज़ीर आज़म साहब हमारा, वहाँ पर साइन हुए हैं, कल सोल्जर्स आ जाएंगे, वो तैनात हो जाएंगे, ऐसा कोई भी नहीं। और कंट्रियाँ जहाँ जाकर वो अपने भाई मिशन कंप्लीट करती हैं या उनकी हेल्प करती हैं तो वो पे करते हैं, लेकिन ये कुछ भी नहीं होने वाला। जस्ट देखा जाए बात ना, है भाई। वजीर आजम ने कोई ऐसी बात भी नहीं उधर की इस मामले पर या इस मुद्दे पर, यहाँ तक कि इंडिया ने भी इसको रिपोर्ट नहीं किया। आप देख ले, दी प्रिंट की न्यूज़ है, वो यूरोपियन साइड वाले और तुर्की वाले एक न्यूज़ दे रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है उनका एक ये प्राइवेट उनकी एक मतलब आप समझ ले फौज भी है। अगर वो भेजते भी हैं तो वो ओपनली ये नहीं बताएंगे कि हम फौज भेज रहे हैं, हम फ़लस्तीन भेज रहे हैं या हम कश्मीर में भेज रहे हैं या एक पाकिस्तान के एक पीओके सॉरी कश्मीर वाली साइड पर हम भेज रहे हैं या उनकी मदद कर रहे हैं। ये बातें होती हैं सीक्रेट बातें होती हैं, जो एक ये नहीं कि एक ऊपर लेवल पर ही जाकर होती है। ये अपना यही समझ ले कि एक बंदे का काम है जिसने ये काम करना है, तो उसके मदद तक ही ये बातें होती हैं। होता तब भी है खुलकर आती हैं जब कुछ हो गया हो या एक होने वाला हो या ये कुछ एक हिंट दे आप खुद से आपसे, तो ऐसे ही होते हैं। वे अगर फ़लस्तीन में भेजे वो तो बहुत अच्छी बात है इसराइल वाली साइड पर, क्योंकि उधर बहुत हालात ख़राब हैं, लोग एक बेचारे एक अपने घरों से निकलना उनका मुश्किल है, तो उधर तो अच्छी बात है। लेकिन कश्मीर में काफ़ी एक ना हालात नॉर्मल है, तो इधर तो मुझे नहीं लगता कुछ ज़रूरत हो। ये तो एक मसला 1-2 मिनट का है, अगर ये हल करना चाहें तो ना ये हल करेंगे ना होगा। और रही फ़लस्तीन की बात, वो ठीक है, क्योंकि अब देखा जाए तो हम पाकिस्तानी या फ़लस्तीनी लोग नहीं एक उनसे नफ़रत करते इसराइल से, ये पूरा दुनिया आप समझ ले, यूरोपियन यूनियन भी समझ ले, जो लोग समझते हैं ना मतलब कि उनको आप यार एक फुटबॉल जो हुआ था ना मैच कल परसों, उधर एक इसराइल का एक यूट्यूबर था, तो उसको जर्मनी वालों ने एक घेर लिया था कि फ्री फ़लस्तीन, क्योंकि वो एक अंधाधुंध जुल्म करते हैं बच्चों पर, एक मतलब कि बेकसूर लोगों पर, जो कि नहीं होना चाहिए था। लेकिन असल में ठीक है वो उनकी एक प्राइवेट है फोर्स, लेकिन ये कि अब कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि जो कुछ आज सूरत हाल बनी हुई है उसका कोई पता नहीं चलता कौन किस साइड के ऊपर चला जाता है। तो अभी प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना वो गए हुए हैं उधर तुर्की में। तो जिस तरह अब इंडिया की तरफ से एक बयान इशू हुआ था कि हमें ऊपर से आर्डर मिले, तो ज़ाहिर बात है इन्होंने शायद इस हवाले से तुर्की में बैठ के कोई इस तरह की जो है ना वो बयान जारी करवाया हो, या उन्होंने अपनी मर्ज़ी से किया, क्योंकि वो एक उनके फ्री फाइटर है। तो ज़ाहिर बात है उनको कहीं ना कहीं इन्होंने आजमाना भी है, ये कह सकते हैं। लेकिन ये कि ये कश्मीर वाला मामला जो है ना, इधर अगर वो ना ही आए तो वो, क्योंकि नाम तो होना है पाकिस्तान का कि जो कुछ करवा रहा है, तो ऑलरेडी ये बहुत सारी चीज़ों से मुल्की लेवल पे ये फेस भी कर चुके हैं पाकिस्तान। तो मजीद इस चीज़ की गुंजाइश नहीं है हमें तो भाई। देखा जाए ना, हाल ही में एक तुर्की में बम धमाका भी हुआ है, जो कि वो उन्होंने काफ़ी जांच भी की है। अब देखा जाए 1-2 दिन निकले तो तुर्की ने जाकर शाम पर इतने टकाने उनके तबाह किए, आप सोच भी नहीं सकते, एक मतलब के जहाज़ों के साथ जो भी उनसे हो सके। लेकिन तुर्की एक वाद कौम है जो कि चुप नहीं बैठती, अपना बदला ले ही लेती है। लेकिन वो अच्छे हैं, लेकिन हम तो नहीं, हम तो एक भाई पैसे के गुलाम हैं, हम बोल भी नहीं सकते, हम ऐसी जंजीरों में झटके हुए हैं। लेकिन तुर्की की अलग बात है, वो कर भी सकते हैं, अगर बोले तो कर भी सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल भाई, लेकिन यह है कि तो भाई अब देखते हैं नेक्स्ट, क्योंकि ये भाई तो वक्त ही बताएगा कि इंडिया शायद भी अब अपना भाई थोड़ा सा उठा हुआ है कश्मीर की नहीं, जानब। इंडिया वो अगर कश्मीर देखा वाली जाए साइड तो पर नहीं आएंगे, ये एक वो बहुत बड़ा उन्होंने मुद्दा बन जाएगा। स्टेटमेंट दी है भाई, तो हो सकता है क्योंकि इस वक्त हालात कुछ गड़बड़ा रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है। खैर
उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।